Hey dreamers, this is the Optimist, where learning gets lighter, smarter, and way more fun. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द ऑप्टिमिस्ट पे, जो कि आपका अपना चैनल है। और द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, सीरीज चल रही है। और अभी हम इस वीडियो में टॉपिक नंबर 3.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक 3.2 क्या है? आर डायरेक्टरी सॉरी डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो हमने देखा कि कैसे लुई 16 को एग्जीक्यूट किया गया, क्वीन को एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद फ्रांस में रीन ऑफ टेरर का हमने टाइम देखा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं रीन ऑफ टेरर के बाद हमने देखा कि जो मेन लीडर थे रीन ऑफ टेरर के, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। और अब ये उसके बाद की कहानी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही रॉबेस्पियर को ख़त्म किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो जैकोबिन पावर की जो गवर्नमेंट होती, जैकोबिन गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस की उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, जिसे कन्वेंशन कहा जाता, तो असेंबली थी जिसे कन्वेंशन कहते थे, उसमें मैक्सिमम जो मेजॉरिटी लोग थे वो जैकोबिन्स थे। तो एक तरह से वो जैकोबिन्स की ही गवर्नमेंट थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैकोबिन्स की गवर्नमेंट एंड हो गई रॉबेस्पियर के ख़त्म होते ही। जैसे ही जैकोबिन्स की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो जो वेल्दियर सेक्शन था फ्रांस का, मतलब जो अमीर लोग थे फ्रांस के, उन्होंने गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब ये क्या चीज़ है? आपको अगर आप उस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो जैकोबिन्स थे वो मोस्टली सोसाइटी के जो लोअर सेक्शन है, जो मिडिल सेक्शन है, उससे आते थे। यानी बहुत रिच नहीं होते थे जो ये लोग थे जैकोबिन्स। ये मिडिल सेक्शंस या लो सेक्शन से आते थे, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे। तो जैसे ही ये खत्म हुए, तो एक तरह से लोअर और मिडिल क्लास की पावर भी चली गई। और ये पावर अब दोबारा किसने एज्यूम कर ली? जो वेल्दियर सेक्शन थे, जो अमीर लोग थे फ्रांस के, उन्होंने गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। सेकंड सब हेडिंग क्या कह रही है? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन मैंने इसको कट कर दिया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। सो सेकेंड हेडिंग क्या कह रही है? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। अब भाई साहब एक बात बताइए, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी, तो जो नई गवर्नमेंट होगी वो चाहेगी कि उसके हिसाब से चीज़ें चले। ठीक है, और ये चाहना गवर्नमेंट का सिर्फ काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती हैं, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस करने की कोशिश करती हैं, ताकि वो जो भी एक्शन लें, जो भी स्टेप्स लें, वो जस्टिफाई हो पाए। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आप क्लास में बिना बताए अगर वॉशरूम जाते हो, तो आपको टीचर पनिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक नियम बना हुआ, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें लिखा है कि आप बिना परमिशन के वॉशरूम नहीं जा सकते हो। इसीलिए जैसे ही आप बिना परमिशन के वॉशरूम जाते हो, तो टीचर आपको वही रूल्स बताकर सज़ा देता है, पनिशमेंट देता है, क्योंकि भाई आप रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो। लेकिन क्या हो अगर ये रूल्स ही बदल जाए, ये हो जाए कि वॉशरूम बिना बताए वॉशरूम जाने पे कोई सज़ा नहीं मिलेगी, तो आप खुलेआम जाओगे, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपने रूल्स ही चेंज कर दिए हैं। ठीक है, सिमिलरली हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर ले। अब मैं इसका एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि अपने प्रेजेंट टाइम में भी देख लो। जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएं जिससे गवर्नमेंट की पावर थोड़ी सी क्या हो, बढ़ जाए। तो फ्रांस में भी जो नई गवर्नमेंट आई, जो रिच लोगों की गवर्नमेंट आई, दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या किया गया, जो वोटिंग राइट्स थे, जो जैकोबिन्स के टाइम में सबको मिल गए थे, इवन इफ आप टैक्स पे कर रहे हो नहीं पे कर रहे हो, इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। रिस्ट्रिक्ट मतलब उसको सबको नहीं दिया, केवल किसको दिया गया? जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। इससे पहला जो सिस्टम था ना, कि केवल जो प्रॉपर्टी इनके पास थी उनको वोट करने का राइट था, मतलब जो लोग टैक्स देते थे 3 दिन के लेबर वेजेस के बराबर। तो सिमिलर चेंजेस फिर से कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस में। ठीक, देन
इस कारण से जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, गरीब थे, उनका वोटिंग राइट उनसे क्या हो गया, छिन गया। अब वो वापस वोट नहीं कर सकते थे पहले की तरह। जैकोबिन गवर्नमेंट में उनको ये राइट मिला था, बट अब ये राइट उनसे छीन लिया गया। आई डू रियलाइज कि आप लोग को ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और चेंजेस थे, फिर कुछ और हो गए, फिर कुछ और हो गए, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। अब इसके लिए एक ही तरीका है कि आप बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ लें, समझ लें, तो आपको ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। अगर आप लास्ट दिन उठाएंगे वीडियो को या बुक को, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा बाप रे कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, कितनी बार चीज़ें चेंज हो रही हैं, कभी राइट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। तो पहला, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वीडियोस अच्छे से देखे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा, मैं अपनी तरफ से मैंने पहले ही बता रखा है कि इस चैप्टर के एंड में आई विल प्रोवाइड अ फ्लो चार्ट, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी इसको समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है, जो थर्ड सब हेडिंग है आपकी, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। अभी जो न्यू गवर्नमेंट बनी रिच लोगों की, इसका स्ट्रक्चर क्या था, मतलब कैसे बनी थी गवर्नमेंट, क्या क्या इसमें सिस्टम थे, कौन कौन से लेवल्स थे। तो सबसे पहले 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। बहुत ध्यान से देखिए, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं। हाँ, तो इस नई गवर्नमेंट में 2 तरह की लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, सॉरी काउंसिल्स थी। जैसे एक थी जिसका नाम था काउंसिल ऑफ 500, ठीक है। दूसरी जो काउंसिल थी उसका नाम था काउंसिल ऑफ एंशियंट्स। अब ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, ये मैं इधर पे स्टार लगा दे रहा हूँ। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, आपकी बुक में ये सब नहीं दिया है। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप सिर्फ अंधाधुंधा पढ़ के चले जाएं, कुछ भी मतलब बिना लॉजिक के, आपको समझ ही ना आए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। बाकी आपको अगर टेस्ट के लिए से पढ़ना है अपने स्कूल लेवल के लिए, तो ये जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, ये चीज़, ये लाइन जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये काफ़ी है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रांस में जो नई गवर्नमेंट बनी उसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, ठीक है। अब जो बच्चे कुछ खास हैं, ये उनके लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन। तो जो पहली काउंसिल थी उसको काउंसिल ऑफ 500 कहते थे। दूसरी जो काउंसिल थी उसे काउंसिल ऑफ एंशियंट्स कहते थे, ठीक है। काउंसिल ऑफ 500 में जो मिनिमम एज थी मेंबर्स की, वो 30 ईयर्स थी, और काउंसिल ऑफ एंशियंट्स में 40 ईयर्स मिनिमम एज थी। आप ऐसे याद रख सकते हो भाई, एंशियंट्स लिखा है, एंशियंट मतलब पुराने, तो ज़्यादा एज वाले इसमें हैं, जिनकी मिनिमम एज 40 ईयर्स है। अब जो काउंसिल ऑफ 500 है, इसका काम है प्रपोज लॉज, मतलब दिस काउंसिल यूज टू प्रपोज लॉज। ये जो लॉज बनाना चाहते हैं उनको प्रपोज करते थे। प्रपोज करने का मतलब उसको सामने रखते थे कि भाई ये लॉज बनने चाहिए। अब उन लॉज को रिव्यू और उनके लिए वोटिंग कौन करता था, काउंसिल ऑफ एंशियंट्स। रिव्यू मतलब उस लॉ को समझना कि ये लॉ सही है कि नहीं, इसमें क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, ये काम था काउंसिल ऑफ एंशियंट्स का, और यही लोग उस पर वोटिंग भी करते थे, ठीक है। अब इन्हीं काउंसिल्स में से, इन दोनों काउंसिल्स में से लोगों ने क्या सिलेक्ट करना स्टार्ट किया, एक सेलेक्ट की डायरेक्टरी, सेलेक्ट की डायरेक्टरी मतलब एक, समझ लो 5 लोगों का ग्रुप था, ठीक। एक 5 लोगों का ग्रुप सेलेक्ट किया गया जिसको डायरेक्टरी कहते थे, और इस ग्रुप का काम था एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करना। एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे लॉज तो काउंसिल बनाएगी, उन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो ये काम इस डायरेक्टरी का था। इसको डायरेक्टरी कहते थे। इस 5 लोगों के ग्रुप को डायरेक्टरी कहा जाता था। इनका काम था एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करना। जैसे 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा, किंग एग्जीक्यूटिव बॉडी में था अलॉन्ग विद मिनिस्टर्स। इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टरी है, यानी 5 लोग का ग्रुप है, वो क्या करता था, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करता था। अब सिस्टम कुछ इस प्रकार से काम करता था कि डायरेक्टरी ना तो काउंसिल को हटा सकती थी, और ना काउंसिल बहुत इजीली डायरेक्टर को हटा सकते थे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था वो। अभी आपको 9th में नहीं पढ़ना है, मैं आपको इसलिए बता भी नहीं रहा हूँ। वो वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कंटिन्यू अब आगे स्टार्ट करूँगा तो मैं उसमें इधर ही इसी पॉइंट से कंटिन्यू कर दूंगा कि क्या सिस्टम था, कैसे डायरेक्टरी हटा नहीं पाती थी काउंसिल्स को, और काउंसिल
क्यों नहीं इजीली डायरेक्टर्स को हटा सकते थे? यानी डायरेक्टर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्टरी के मेंबर्स हैं उन्हें डायरेक्टर्स कहा जा रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो डायरेक्टरी का मेंबर है उसे डायरेक्टर कहा जाएगा। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है। फिलहाल आपको अपनी बुक के हिसाब से बस इतना ही याद रखना है कि ये जो काउंसिल्स थी, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इनमें से ही 5 लोगों को सिलेक्ट करती थी जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता था, और इन सारे 5 डायरेक्टर्स को मिला के एक डायरेक्टरी बनती थी, एक ग्रुप बनता था जिसको डायरेक्टरी कहा जाता था। सिस्टम कुछ इस तरह काम करता था कि डायरेक्टरी ना तो इन काउंसिल्स को हटा सकती थी, और ना ये काउंसिल्स बहुत इजीली डायरेक्टर्स को हटा सकती थी, ठीक है। तो एक पावर का इक्विलिब्रियम बना हुआ था, मतलब पावर बराबर थी दोनों तरफ। अब होता क्या है, ये समझ लेते हैं कि इस डायरेक्टरी का पर्पस क्या था। तो सबसे पहले इस डायरेक्टरी में 5 लोग इसलिए रखे गए थे क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे इस बार कि किसी एक आदमी के हाथ में सारी पावर आए। जैसे इन्होंने पिछले बार एग्जाम्पल किस एग्जाम्पल सीखा था, रॉबस्पियर के एग्जाम्पल से। रॉबस्पियर अकेला इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था, उसका कंट्रोल इतना ज़्यादा हो गया था गवर्नमेंट में कि उसने हज़ारों लोग को मार डाला। तो इन लोगों ने उस चीज़ से सबक लिया कि इस बार ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे। इसीलिए इन्होंने डायरेक्टरी का फॉर्मेशन किया। 5 लोग इसलिए रखे ताकि किसी एक के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो, यानी एक के पास ज़्यादा पावर ना आ जाए, ठीक है। और ये इनको सबक कहाँ से मिला? रॉबस्पियर के रूल से। जब इन्होंने रॉबस्पियर का रूल देखा, उस रूल को समझा कि भाई उस टाइम पे क्या हुआ था, रॉबस्पियर ने अकेले पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा था, उसका नुकसान बहुत हुआ फ्रांस को, ठीक है। और ये क्या करते थे, हर 2 साल में हर 1 साल में एक डायरेक्टर को क्या करते थे, रोटेट करते थे। रोटेट करने का मतलब है कि उसकी जगह फिर किसी दूसरे को, फिर किसी दूसरे डायरेक्टर की जगह किसी दूसरे को, हर 1 साल के बाद। अगेन सेम एम था कि अगर एक डायरेक्टर ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक डायरेक्टरी का पार्ट रहेगा तो बहुत चांसेस हैं कि उसका दबदबा बन जाएगा डायरेक्टरी पे और लोगों पर, सिस्टम पे। तो रेगुलरली रोटेट करते रहने से डायरेक्टर्स को क्या होगा कि कोई एक डायरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, डिक्टेटरशिप का चांसेस, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, ठीक है। तो कोई एक डायरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगा कि डिक्टेटर बन जाए, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है, सब हेडिंग है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब हो क्या रहा था कि भाई डायरेक्टरी को तो चुना इसलिए गया था, पर्पस उसका ये था कि फ्रांस में अब स्टेबिलिटी आ जाए, डिक्टेटरशिप ना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब होने क्या लगा कि जो डायरेक्टरी थी और जो काउंसिल्स थे, इनके बीच में ना अनबन होने लग गई, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलने लग गया। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं, अगेन क्लास 9th के हिसाब से वो सारे रीज़न जानना अभी ज़रूरी नहीं है, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्टरी के कंट्रोल में आर्मी वगैरह थी, तो डायरेक्टरी उस आर्मी का डर दिखाती थी काउंसिल्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। ऐसे बहुत सारे रीज़न है, बट अगेन मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आप परेशान मत होइए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़ा विवाद चलता था। बाकी डिटेल में मैं ये कवर करूँगा वर्ल्ड हिस्ट्री जब मैं स्टार्ट करूँगा, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिलहाल आपके पास शायद टाइम नहीं रहेगा, बट अगर कभी खाली होते तो देख लीजिएगा उसे। तो डायरेक्टरी और काउंसिल्स के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और कोशिश क्या कर रहे थे, काउंसिल्स वाले कोशिश करते थे कि डायरेक्टर्स को हटा दें, और डायरेक्टर्स कोशिश करते थे कि काउंसिल्स को किसी तरह से इफेक्ट किया जाए। अब इन दोनों कश्मकश में, इस दोनों जो दोनों तरफ इंस्टेबिलिटी चल रही थी, काउंसिल्स हटाना चाहते थे डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स काउंसिल्स को परेशान कर रहे थे। इससे जो फ्रांस में गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नेंस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी। भाई आपके नेता अगर, आपके लीडर्स अगर आपस में ही लड़ेंगे तो देश क्या चलाएंगे? तो सेम थिंग वॉज हैपनिंग इन फ्रांस। वहाँ पे जब काउंसिल और डायरेक्टर आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे तो इसका असर फ्रांस की गवर्नेंस पे पड़ रहा था, यानी मतलब जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। अब 6th सब हेडिंग कह रही है राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक घर में लड़ाई होगी तो उसका फायदा बाहर वाले उठाते हैं या दूसरे लोग उठाते हैं। तो हालांकि नेपोलियन बोनापार्टे वॉज नॉट एन आउटसाइडर। अब नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में हल्का समझ लीजिए, अगेन बहुत ज़्यादा दिया नहीं गया बुक में, तो मैं उतना ही आपको उसकी लेवल पे समझाऊंगा। नेपोलियन बोनापार्टे एक मिलिट्री लीडर था, ठीक है, फ्रांस का मिलिट्री लीडर था, और काफ़ी सेलिब्रेटेड
सेलिब्रेटेड का मतलब है काफ़ी उसकी इमेज अच्छी थी, काफ़ी फेमस था, फ्रांस में लोग उसे मानते बहुत थे। और नेपोलियन बोनापार्टे मिलिट्री मिलिट्री लीडर था, इसने फ्रांस को कई बार बाहर के किंगडम से बचाया था। जब रेवोल्यूशन चल रहा था, मतलब फुल फ्लेज्ड, उस टाइम पे बहुत सारे किंगडम्स कोशिश कर रहे थे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को ख़त्म करने के लिए। तो ये नेपोलियन वॉज वन ऑफ दोज लीडर्स जिसने बहुत ही बहादुरी से फ्रांस को प्रोटेक्ट किया था बहुत बार। तो नेपोलियन की इमेज बहुत अच्छी थी फ्रांस में। जब नेपोलियन ने देखा कि फ्रांस में ये जो डायरेक्टरी है ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, और लोग भी डायरेक्टरी से बहुत खुश नहीं थे क्योंकि डायरेक्टरी का फंक्शनिंग बहुत अच्छी नहीं थी, इफेक्टिव नहीं थी। तो इस उठापटक में, इस केओस में, इस झंझट में नेपोलियन को मौका मिल गया कि वो क्या करे, फ्रांस की पावर अपने हाथों में ले ले। और यही हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस की जो सरकार है उस पर कब्जा किया और एक मिलिट्री डिक्टेटर बन गया। मिलिट्री डिक्टेटर मतलब भाई मिलिट्री लीडर तो पहले से मिलिट्री की पावर थी उसके पास, आर्मी थी उसके पास। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह बन गया, यानी जो उसके मन में आया वो करने लग गया। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नेपोलियन बोनापार्टे कैसे डायरेक्टरी को हटा के डिक्टेटर बन गया, ठीक है, कैसे उसने गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लिया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो आया होगा उसको बस ऐसे थाली में परोस के दे दिया होगा डायरेक्टरी ने कि भाई आओ नेपोलियन अब आप रूल करो, मैं हम लोग हट जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगेन किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरी सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे। अभी क्लास 9th में ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, आप परेशान हो जाओगे फैक्ट्स याद करते करते। तो फिलहाल बस इतना याद रखिए कि डायरेक्टरी जब अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही थी तो उसका फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्टे ने और उसने गवर्नमेंट की पावर अपने हाथों में ले ली। ठीक, अब क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन तो एक तरह से थम सा गया क्योंकि भाई अब ये आ गया, अपना नेपोलियन आ गया पावर में। लेकिन इसके बावजूद जो रेवोल्यूशनरी आइडल्स थे, जो फ्रीडम लिबर्टी इन सब की बातें थी, ये तो नहीं जाएंगी ना लोगों के मन से, ये तो लोगों के मन में रहेंगी। तो डिस्पाइट गवर्नमेंट चेंज रेवोल्यूशन आइडल्स लिव्ड ऑन, यानी गवर्नमेंट चेंज हो गई, फ्रांस में नेपोलियन आ गया, लेकिन ये जो रेवोल्यूशन ने कुछ आइडियाज दिए थे लोगों को ये जिंदा रहे, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है, ये सारे जो आइडियाज थे ये जिंदा रहे। गवर्नमेंट चेंज हो गई और फ्रांस में और यूरोप में, ये दोनों जगह, फ्रांस यूरोप का पार्ट है, इन दोनों ही जगह पे ये आइडल्स आपको आगे देखने को मिलेंगे कि कैसे इन्होंने बहुत सारे चेंजेस को, मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। जब आप क्लास 10th में पहला चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जो उम्मीद करता हूँ कल तक आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा आना, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये सब आइडियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगेन एज ऑलवेज आप कमेंट सेक्शन का यूज़ ज़रूर करिएगा। आप लाइक करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें, क्या पॉजिटिव्स आपको लगे, क्या नेगेटिव्स लगे, और कोई ऐसा फैक्ट आप शेयर करना चाहते हैं हम लोग के साथ रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आई वेलकम यू ऑल कि आप, ऐसा कोई फैक्ट है आपके पास जो आपको पक्का पता है, मतलब आपने पढ़ा हुआ है रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी जाने, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह, या जैसे नेपोलियन के बारे में कुछ खास बातें, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन का धड़ल्ले से यूज़ करिए, आपकी अपनी स्पेस है। ठीक है, ओके, इसको हम यहीं पे रोकते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर बस अब एंडिंग की तरफ है, सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Stay curious, stay optimistic, and don't forget to subscribe.